नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया। आपके साथ मैं हूं अभिषेक। नागपुर में रिकॉर्ड तोड़ बारिश और जलभराव के हालात पर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सरकार का पक्ष रखा। सीएम ने कहा कि 1 घंटे के अंदर 110 मिलीमीटर बारिश होना अभूतपूर्व स्थिति है, जिसे सामान्य ड्रेनेज सिस्टम संभाल नहीं सकता था। उन्होंने प्रशासन के राहत और बचाव कार्यों की सराहना की और भविष्य में ड्रेनेज व्यवस्था को और मजबूत करने की बात कही। इसके अलावा मराठा आरक्षण, फसल बीमा, राहुल गांधी के बयान और आंदोलन से जुड़े मामलों पर भी उन्होंने अपनी बात रखी। ये पूरा आंदोलन बहुत ही रेस्ट्रेंट के साथ हमारी पुलिस ने उसको हैंडल किया है और जो केसेस भी लगी है वो बहुत ही नॉमिनल इस प्रकार की केसेस वहाँ पर लगी है। और मैंने कल सुबह ही गृह विभाग के साथ राज्य के डीजी के साथ चर्चा की थी और कल ही आदेश दे दिया था। मुंबई के सबसे पुराने और मशहूर रेस्टोरेंट में शुमार एक नाम पूर्णिमा रेस्टोरेंट अब सवालों के घेरे में है। दक्षिण मुंबई के फोर्ट इलाके में पिछले करीब 60 साल से चल रहे इस प्रतिष्ठित रेस्टोरेंट पर एफडीए ने बड़ी कार्रवाई की है। फूड सेफ्टी नियमों के उल्लंघन मिलने के बाद रेस्टोरेंट का लाइसेंस सस्पेंड कर दिया गया। एफडीए की जांच में किचन से जो तस्वीर सामने आई उसने हर खाने वाले को सोचने पर मजबूर कर दिया। निरीक्षण के दौरान खाने में इस्तेमाल होने वाली सामग्री पर फफूंद मिली। कच्चे और पक्के खाद्य पदार्थ एक साथ रखे गए थे। किचन में गंदगी, मक्खियां और ड्रेनेज सिस्टम में गंभीर खामियां पाई गई। मुंबई से विधि सिंह की ये रिपोर्ट देखिए। मुंबई के एफडीए कमिश्नर तुकाराम मुंडे लगातार एक्शन ले रहे हैं और उन्होंने अपनी कमर कस ली है। फूड सेफ्टी कैंपेन चलाई जा रही है, जहां इस वक्त हम अभी मुंबई के फोर्ट शेट्टी मार्ग पर मौजूद हैं और आप देख सकते हैं कि ये वो रेस्टोरेंट है जो कि 6 दशक से चलता आ रहा था और ऐसे में अब देखा जाए तो अब इसके लाइसेंस को रद्द कर दिया गया है। बताया जा रहा है कि जब एफडीए द्वारा कार्रवाई की गई तो इसमें सांबर में जो खाद्य पदार्थ है उसके फंगस पाए गए हैं और वहीं क्रॉस कंटेमिनेशन यानी कि कच्ची और दूषित सामग्री को सीधे पके हुए और फ्रोजन खाने के साथ मिलाकर इसे इस्तेमाल किया जा रहा था। वहीं साथ ही किचन में अस्वच्छता भी देखने को मिली है, जैसे कि पानी रुका हुआ, कॉकरोच पाए गए और वहीं साथ ही इसमें जिस तरीके से खाद्य पदार्थ में लापरवाही देखी गई उसे देखते हुए यहाँ पर जो एफडीए कमिश्नर है तुकाराम मुंडे और उनकी टीम ने इस पर एक्शन लिया है। बताया जाता है कि काफ़ी पुराना और काफ़ी फेमस रेस्टोरेंट है जो कि यहाँ पर एसी और नॉन एसी दोनों ही यहाँ पर है और ऐसे में देखा जाए तो किचन में जिस तरीके से लापरवाही हो रही थी उसको देखते हुए ये कार्रवाई हुई है। उनके लाइसेंस को रद्द कर दिया गया है और देखा जाए तो जो कस्टमर्स हैं वो भी कहीं ना कहीं कंप्लेन करते हुए नज़र आए हैं, क्योंकि जब कोई कस्टमर पैसे देता है, काफ़ी ज़्यादा भारी मात्रा में पैसे वसूले जाते हैं और ऐसे में अगर खाने की जो क्वालिटी है वो भी अगर कम मिले और उसमें अनहाइजीन चीज़ें अगर पाई जाए तो देखा जाए तो ये कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा निराशजनक है। और इसी को देखते हुए एफडीए कमिश्नर तुकाराम मुंडे ने इस पर एक्शन लिया है, वो अपनी कार्रवाई कर रहे हैं। लगता है कि आने वाले समय में मुंबई के सारे रेस्टोरेंट्स और होटल की फूड क्वालिटी में काफ़ी सुधार देखा जा सकता है। मुंबई से कैमरा पर्सन प्रदीप डांगे के साथ विधि सिंह की रिपोर्ट, न्यूज़ इंडिया 24/7। गुरु जो जीवन का ज्ञान, संस्कार और सही दिशा देता है। गुरु पूर्णिमा के पावन अवसर पर पूरे महाराष्ट्र में श्रद्धा और आस्था का अनूठा माहौल देखने को मिला। मंदिर और मठ के साथ साथ राजनीतिक गलियारों में भी गुरु परंपरा के प्रति सम्मान नजर आया। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने वर्षा निवास पर महंत रामगिरी महाराज का आशीर्वाद लिया और श्री संत सदगुरु योगीराज गंगागिरी जी महाराज के 179वें अखंड हरिनाम सप्ताह का निमंत्रण स्वीकार किया। वहीं मनसे प्रमुख राज ठाकरे के शिवतीर्थ स्थित आवास पर भी कार्यकर्ताओं की भारी भीड़ उमड़ी। समर्थकों ने पुष्प गुच्छ भेंट कर चरण स्पर्श किया और गुरु पूर्णिमा की शुभकामनाएं दी। श्रद्धा और सम्मान की ऐसी ही तस्वीरें पूरे महाराष्ट्र से सामने आई।
मुंबई से विधि सिंह की ये रिपोर्ट देखिए। कहते हैं कि किसी भी शख्स के जीवन में गुरु का होना काफी महत्वपूर्ण है। माना जाता है कि उनके सिखाए गए कदम पर चलने से सफलता मिलती है और लक्ष्य प्राप्त होता है। और इसी को देखते हुए महाराष्ट्र के राजनीति और अध्यात्म का एक अनोखा संगम देखने को मिला, जहां मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस संत का परंपरा का सम्मान करते हुए उन्होंने आज जो संत महंत रामगिरी महाराज है उन्होंने उनसे मुलाकात की और उनके द्वारा हरिनाम आयोजन के निमंत्रण को भी उन्होंने स्वीकार किया। वहीं इसके साथ ही उन्होंने सोशल मीडिया पर भी लोगों को संबोधित करते हुए एक अनोखा संदेश देने की कोशिश की और उन्होंने बताया कि आखिर हर इंसान के लिए गुरु क्यों इतना जरूरी है। वहीं इसके साथ ही मनसे के नेता राज ठाकरे के घर शिवतीर्थ पर भी लोगों का जमावड़ा देखने को मिला, जहां उनके कार्यकर्ता काफी भारी मात्रा में पहुंचे और ऐसे में फूलों का गुलदस्ता उनको देते हुए उनके पैर छूते हुए उनके कार्यकर्ता नजर आए। देखा जाए तो जो राज ठाकरे हैं उनके कार्यकर्ता उनको एक गुरु के तौर पर देखते हैं और ऐसे में आज गुरु पूर्णिमा के खास मौके पर जो नेता हैं वो अलग अलग अंदाज से गुरु पूर्णिमा को मनाते हुए नजर आ रहे हैं। मुंबई से कैमरा पर्सन प्रदीप डांडगे के साथ विधि सिंह की रिपोर्ट, न्यूज इंडिया 24/7। गुरु पूर्णिमा पर शिरडी साईं मंदिर में आस्था का अनोखा नजारा देखने को मिला। आंध्र प्रदेश के एक साईं भक्त ने बाबा के चरणों में करीब 1 करोड़ रुपए कीमत का सोने का मुकुट अर्पित किया। 642 ग्राम वजनी इस मुकुट पर नवग्रहों की बारीक नक्काशी की गई है। मंदिर प्रशासन के मुताबिक गुरु पूर्णिमा के मुख्य दिन साईं बाबा की प्रतिमा को यह मुकुट धारण कराया गया। जगभरातले साई भक्त जे आहेत हे बाबांच्या दर्शनासाठी येत असतात। बाबांना ते आपल्या गुरुस्थानी मानतात आणि गुरुस्थानी गुरुपौर्णिमेच्या दिवशी या उत्सवामध्ये मोठ्या प्रमाणावर दक्षिणा जी आहे ती बाबांना अर्पण करत असतात। आज उत्सवाच्या पहिल्याच दिवशी जे आहेत वेल्लोर आंध्र प्रदेशचे साई भक्त आहेत श्रीयुत मालाडी श्रीनिवासराव यांनी बाबांच्या चरणी जो आहे तो जवळपास 642 ग्रॅम वजनाचा सोन्याचा अत्यंत नक्षीदार असा मुकुट जो है तो अर्पण केलेला है। गुरु पूर्णिमा के मौके पर पुणे से महाराष्ट्र की सियासत में हलचल बढ़ाने वाली तस्वीर सामने आई, जहां कांग्रेस पार्टी के अजित पवार गुट के वरिष्ठ नेता दिलीप वलसे पाटिल ने शरद पवार से मुलाकात कर उनका आशीर्वाद लिया। हालांकि इसे हर साल की परंपरा बताया जा रहा है, लेकिन दोनों राष्ट्रवादी गुटों के एक होने की चर्चाओं के बीच इस मुलाकात के सियासी मायने निकाले जा रहे हैं। नागपुर में भारी बारिश के बाद हुए जलभराव को लेकर सियासत तेज हो गई है। कांग्रेस ने बीजेपी सरकार पर निशाना साधते हुए शहर की बदहाल स्थिति के लिए मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी को जिम्मेदार ठहराया। कांग्रेस का आरोप है कि नालों की सफाई और सड़क निर्माण में लापरवाही के कारण लोगों को परेशानी उठानी पड़ी। वहीं एसआईआर प्रक्रिया को लेकर भी कांग्रेस ने सवाल उठाते हुए निष्पक्ष जांच की मांग की है। नागपूर शहरातील अनेक वस्त्यांमध्ये पाणी घुसलं आणि याआधी कधी इतकी त्रासदी झाली नाही, तेवढी त्रासदी लोकांना सहन करावी लागली। नागपूर शहराचं जे नाले आहेत त्या नाल्यांची सफाई मान्सूनपूर्व नियोजन महानगरपालिकेच्या माध्यमातून दरवर्षी केल्या जाते आणि मान्सूनपूर्व तयारीअंती ह्या शहरातील नागरिकांना ह्या पावसाचा त्रास होऊ नये, वस्त्यांमध्ये पाणी घुसू नये याची पूर्वतयारी केली जाते। दरवर्षीपेक्षा यावर्षी मान्सून लांबणीवर पडला, सुमारे 1 महिना उशिरानं नागपूर शहरामध्ये पाऊस आला। मात्र महानगरपालिकेची प्रशासनाची कुठलीही पूर्वतयारी याच्या नियोजनाच्या संदर्भामध्ये दिसली नाही। ठाणे जिले के कल्याण से सटे आंबीवली में सड़कों की बदहाली को लेकर नाराजगी बढ़ती जा रही है। कल्याण से टिटवाला जाने वाली मुख्य सड़क पर जगह जगह बने गड्ढों से वाहन चालक और स्थानीय लोग परेशान हैं। शिवसेना के स्थानीय पार्षदों ने कल्याण डोंबिवली नगर निगम प्रशासन पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए जल्द सड़क मरम्मत की मांग की है। कल्याण से सुनील शर्मा की ये रिपोर्ट देखिए।
कल्याण से कुछ ही दूरी पे अम्बेवली करके गांव जैसा है। जिस तरह आप देख सकते हैं कुछ ही दूरी पर जो अम्बेवली है, सड़कों का जो हालात देख रहे हैं, इसमें जो खड्डे हैं, खड्डे का जो साम्राज्य बना हुआ है, और जिस तरह खड्डे हैं काफी दूर, जो कल्याण से जुड़ा हुआ टिटवाला की तरफ जो जाता है, खड्डे इतने हैं, काफी दूर खड्डे पे खड्डे हैं। लेकिन यहाँ की प्रशासन है जो कॉरपोरेशन, वो ध्यान नहीं देती है। कुछ हमारे साथ कॉरपोरेटर भी है, हम उनसे जानना चाहेंगे। गायकवाड़ जी, क्या कहना चाहेंगे कि जो यहाँ के कॉरपोरेटर है, काफी दिनों से खड्डे बुझाए नहीं जा रहे, इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? हमने म्युनिसिपल कॉरपोरेशन को प्री मानसून एक्टिविटी के हिसाब से हमने उनको बोला था कि ये एकमेव रास्ता है जो कल्याण से लेकर टिटवाला तक जोड़ा दिया जाता है वो, और बहुत इम्पोर्टेंट है। आगे जाएंगे तो इधर गणपति मंदिर है, या वहाँ के लिए भाविक जाते हैं और बहुत से लोग इधर वर्कर है, तो यहाँ ये रास्ते से अम्बेवली टिटवाला बहुत से लोग प्रवास करते हैं। हमने म्युनिसिपल कॉरपोरेशन को वारंवार तकरार दी थी कि इसका रीलेइंग सरफेसिंग कीजिए, लेकिन वो कुछ हुआ नहीं। वो म्युनिसिपल कॉरपोरेशन बोल रहे हैं कि हमारा टेंडर लेट निकला, टेंडर निकलने के बाद कोई कॉन्ट्रैक्टर डांबर का भाव बढ़ने से किसी ने ये किया नहीं। हमारे साथ और भी कॉरपोरेटर हैं, उनसे भी जानना चाहेंगे जो हालात है, जो सड़के के हालात है इस समय किस तरह नजरअंदाज किया जा रहा है, आप उनसे भी बात करना चाहेंगे। राहुल कौर जी, क्या कहना चाहेंगे? इस समय जो रास्ता है, रास्ता काफी खस्ता नजर आ रहा है, इस पर क्या कहेंगे? कैसी बात है, प्रशासन हर बार बारिश में सिर्फ रास्ते पर टेम्पररी वर्क जो करती है, टेम्पररी वर्क करने से क्या होता है कि वो जो गाड़ी और ग्रीट पाउडर डालते हैं उसके वजह से और वो खड्डा बढ़ जाता है, और इसके वजह से आने जाने वाले लोगों को ट्रैफिक बाइक चलाने वाले को बहुत से एक्सीडेंट होते हैं यहाँ पर। जो खड्डे की समस्या काफी यहाँ पे दिखाई दे रही है, यहाँ की कॉरपोरेटर कब दिन से जागेगी, लोगों का कहना है। कल्याण से सुनील शर्मा, न्यूज इंडिया के लिए। अमरावती के कठोरा नाका इलाके में एक अनाज वितरण करने वाले ट्रक ने सड़क पर खड़ी 3 बाइकों को टक्कर मार दी। गनीमत रही कि हादसे में कोई जनहानि नहीं हुई। स्थानीय लोगों का आरोप है कि ट्रक चालक नशे में था और मौके से भागने की कोशिश कर रहा था। गुस्साए लोगों ने चालक को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। वहीं पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। अमरावती में सड़क हादसे ने एक परिवार की खुशियां छीन ली, जहां राजापेट फ्लाईओवर पर रेत से भरे तेज रफ्तार ट्रक की टक्कर में मौसी भांजी की दर्दनाक मौत हो गई। बताया जा रहा है कि दोनों युवतियां काम के सिलसिले में शहर आई थीं। हादसे के बाद ट्रक चालक मौके से फरार हो गया, जिसकी तलाश में पुलिस जुटी हुई है। इस घटना ने शहर में भारी वाहनों की आवाजाही, नो एंट्री नियमों और सड़क सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े किए हैं। अमरावती से जावेद शाह की ये रिपोर्ट देखिए। अमरावती में हुए इस हादसे के बाद लोगों का आरोप है कि शहर में नो एंट्री जोन में भारी ट्रकों की खुली आवाजाही, बढ़ते ट्रैफिक, सड़कों पर गड्ढों की वजह से ऐसे एक्सीडेंट अक्सर हो रहे हैं। अमरावती के राजापेट फ्लाईओवर पर हुए इस भयानक एक्सीडेंट ने 2 परिवारों पर दुखों का पहाड़ तोड़ दिया है। इस एक्सीडेंट ने शहर में ट्रैफिक सेफ्टी पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। हालांकि इस दुर्घटना में मृतक ने हेलमेट पहना था, लेकिन हेलमेट भी उसकी जान नहीं बचा पाया। ये एक गंभीर सवाल लोगों के बीच उठ रहा है। जावेद शाह, न्यूज इंडिया, अमरावती। 4:30 पोल्यूशन हद्दीत सुमारे 4:30 वाजता गजरे पुलावरील राजापेठ पुलावर एक अपघात टिप्पर आणि मोटरसायकलमध्ये झाला। तर त्या अपघातामध्ये एक महिला आणि एक मुलगी ही जागेच गतप्राण झालेली आहे, आणि जो टिप्पर चालक आहे हा अपघात झाल्यानंतर अपघातग्रस्त वाहन तसे सोडून त्या ठिकाणून त्यांनी पळ ठोकलेला आहे। अपघातग्रस्त वाहन पोलिसांना जमा केलेले आहेत आणि ज्या महिला यामध्ये दुर्दैवाने मृत्यू पडलेल्या आहेत। डिजिटल अरेस्ट, ऑनलाइन ट्रेडिंग और फर्जी बैंक खातों के जरिए देश भर में करोड़ों रुपए की साइबर ठगी करने वाले एक बड़े अंतर्राज्यीय गिरोह का मुंबई पुलिस ने पर्दाफाश किया है।
मुंबई पुलिस की डीसीपी साउथ जोन 2 की टीम ने कार्रवाई करते हुए गिरोह से जुड़े आरोपियों को गिरफ्तार किया है। छापेमारी में इंटरनेशनल सिम कार्ड, फर्जी दस्तावेज, चेकबुक और शेल कंपनियों के स्टैंप बरामद हुए हैं। शुरुआती जांच में इस नेटवर्क के तार दुबई तक जुड़े होने का खुलासा हुआ है। इतना ही नहीं, मुंबई के व्यापारियों के साथ हाल ही में करोड़ों की साइबर ठगी के लिंक भी इसी सिंडिकेट से जुड़े मिले हैं। 3/7/2026 रोजी एक गुन्हा दाखल झाला होता, ज्यामध्ये एक महिला फिर्यादी आहेत, त्यांना महानगर गॅसवरून कॉल केले अशा सांगून एक APK फाईल पाठवून त्यांच्या अकाउंटवरून 70,500 रुपयांच्या फसवणूक केले होते। त्या अनुषंगाने DB मार्ग पोलीस स्टेशनला गुन्हा दाखल आहेत आणि त्याच्यामध्ये आमच्या सायबरच्या टीम आणि DB मार्गच्या डिटेक्शन टीम पण काम करत होते। याच्यामध्ये आम्ही APK फाईल क्रिएट करणारे आरोपी जे आहेत त्यांना ताब्यात घेतला होता 24/7 तारीखला वेस्ट बेंगॉलवरून आणि ते आरोपी जे आहेत नुसतं त्यांचं काम असं आहेत की ते फक्त APK फाईल क्रिएट करते आणि यांच्याकडून आम्ही 37,200 लोकांच्या बँक डिटेल्स पण ताब्यात घेतलेल्या आहेत आणि हे जे APK फाईल्स ज्यांनी 91 APK फाईल्स विक्री केला होता त्याच्यावर NCCRP पोर्टलला 2,500च्या आसपास कंप्लेंट आहेत आणि ते कंप्लेंटवरून 63 करोडच्या फसवणूक या आतापर्यंत झालेल्या आहेत। आता आमचा तपास पुढे चालू आहेत आणि आरोपी आमच्या ताब्यात आहेत सध्या। नागपुर के वैशाली नगर इलाके में स्थित एक टायर गोदाम में भीषण आग लगने से अफरा तफरी मच गई। देखते ही देखते आग ने विकराल रूप धारण कर लिया और पास ही एक हार्डवेयर दुकान भी इसकी चपेट में आ गई। सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की 3 गाड़ियां मौके पर पहुंचकर घंटों की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाए। इस हादसे में लाखों का सामान जलकर खाक हो गया। किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। महाराष्ट्र के ठाणे जिले के कल्याण स्थित ऐतिहासिक काला तालाब में नाबालिग की मौत के बाद सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठने लगे हैं। मनसे नगर सेवक गणेश लांडगे ने प्रशासन पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए बंद पड़े सीसीटीवी कैमरे और कमजोर निगरानी व्यवस्था को लेकर चिंता जताई। उन्होंने तालाब परिसर में सुरक्षा, रेलिंग, लाइटिंग, सुरक्षा कर्मियों की तैनाती और सीसीटीवी व्यवस्था दुरुस्त करने की मांग की। वहीं पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। कल्याण से सुनील सिंह की ये रिपोर्ट देखिए। कल मेरे पास गणेश लांडगे सर जी आए थे, तो उन्होंने बोला कि मैडम एक कल लड़की अपना भगवा तालाब, यानी कि उसको हम लोग बोलते कि कोई जन उनको काला तालाब बोलते, लेकिन हम लोग उसको भगवा तालाब बोलते, उसी में किसी ने जान दी है। उस लड़की की उम्र कुछ तो 17 या 18 साल की है। तो जब मुझे मालूम पड़ा कि यहाँ पे वो सब सुसाइड किया हुआ है, तो वैसे मैं यहाँ से गई, सब अधिकारी लोगों को भी बुलाया मैंने कि ये क्यों हुआ, किस लिए हुआ, जबकि हम लोगों ने किसी को दिया है कॉन्ट्रैक्ट के लिए, कॉन्ट्रैक्ट उसका सिस्टम चालू, तो उसने उसका प्रिकॉशन लेना चाहिए था कि ऐसा क्यों हुआ है कि सर वहाँ पे वो अच्छे से कॉन्ट्रैक्ट नहीं चला रहा है, तो आपको उसका कैंसिल करना है। मैं तो उनसे बोले कि वो कैंसिल ही करना चाहिए, उसके ऊपर जो भी चौकसी करनी है या फिर उसके ऊपर कोई भी केस करना है या आपको कुछ भी करना है वो आप उसके ऊपर। इस वक्त मैं कल्याण के काला तालाब में मौजूद हूँ। आप देख सकते हैं कि इस तरह थाने के कल्याण में काला तालाब में एक नाबालिग लड़की की मौत के बाद तालाब की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर गंभीर सवाल उठने लगे हैं। इस घटना के बाद मनसे के नगर सेवक गणेश लांडगे ने प्रशासन पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए कहा कि काला तालाब के लगातार हो रही आत्महत्या और हादसों के पीछे पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था को अभाव एक बड़ा कारण है। गणेश लांडगे का कहना है कि तालाब परिसर में सुरक्षा उपाय की निगरानी और आवश्यक सुविधा की कमी के कारण ऐसी घटना बार बार सामने आ रही है। उन्होंने प्रशासन से मांग की है काला तालाब के चारों ओर मजबूती सुरक्षा व्यवस्था, सीसीटीवी कैमरे, सुरक्षा कर्मियों की तैनाती और आवश्यक उपाय तत्काल किए जाए ताकि भविष्य में ऐसी दुर्घटना घटना के रोका जा सके। नाबालिग के मौत के बाद स्थानीय नागरिकों में आक्रोश है
लोगों ने प्रशासन तालाब परिसर से सुरक्षा की व्यवस्था की मजबूती करने की मांग की है। कल्याण से सुनील शर्मा, न्यूज इंडिया के लिए। महाराष्ट्र के अहिल्यानगर से आवारा कुत्तों के आतंक की एक डराने वाली तस्वीर सामने आई, जहां शहर के बागरोजा हडको इलाके में एक आवारा कुत्ते ने घर के बाहर खेल रहे 3 साल के मासूम पर हमला कर दिया। पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। हमले में बच्चा गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। घटना के बाद इलाके में दहशत है। वहीं महाराष्ट्र के कोल्हापुर से हत्या की सनसनीखेज वारदात सामने आई, जहां आरोप है कि एक शख्स ने अपनी गर्लफ्रेंड की हत्या कर शव को ठिकाने लगाने के लिए करीब 350 किलोमीटर दूर भिवंडी लाने की कोशिश की। आरोपी कोल्हापुर के एक गांव का सरपंच बताया जा रहा है। पुलिस के मुताबिक आरोपी शादीशुदा था और कथित तौर पर रिश्ते से बचने के लिए वारदात को अंजाम दिया। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर मामले की जांच शुरू कर दी है। बॉलीवुड अभिनेत्री और सांसद कंगना रनौत एक बार फिर अपने बयान को लेकर विवादों में हैं। इस बार उनके निशाने पर जेन जी लड़कियां हैं। कंगना के मुताबिक प्रोटेस्ट में शामिल जेन जी लड़कियां गटर छाप, नशा करने वाली, कई पुरुषों से संबंध रखने वाली हाउसवाइफ तक नहीं बन सकी। अब एक महिला का लड़कियों को लेकर इस तरह का बयान क्या कहता है, देखिए रिपोर्ट। बीजेपी सांसद कंगना रनौत के बयान पर छिड़ा घमासान अब भी जारी है। प्रदर्शनकारियों पर कंगना रनौत की टिप्पणी के बाद मचे हंगामे पर कॉकरोच जनता पार्टी की तरफ से आए रिएक्शन पर कंगना बुरी तरीके से चिढ़ गई है। उन्होंने कॉकरोच जनता पार्टी के नेताओं पर व्यक्तिगत हमले अब शुरू कर दिए हैं। हालांकि बयानबाजी दोनों ओर से जारी है। दूसरी ओर सोशल मीडिया पर भी कंगना रनौत के बयान को लेकर उन पर हमले किए जा रहे हैं, उन्हें ट्रोल किया जा रहा है। हालांकि इन सबसे बेपरवाह कंगना ने एक बार फिर से कॉकरोच जनता पार्टी के नेता और प्रवक्ता सौरभ दास को अपने बयानों में घेरा है। क्या कहा है कंगना ने, आप भी सुनिए। असल में कॉकरोच जनता पार्टी की ओर से कंगना की गंभीरता को लेकर सवाल खड़े किए गए, जिसकी वजह से कंगना रनौत कुछ ज्यादा ही भड़क गई। पार्टी के प्रवक्ता और नेता सौरभ दास ने कहा कि उनकी पार्टी उन्हें ही सीरियसली नहीं लेती और यही वजह है कि कंगना रनौत ने सीधे सौरभ दास पर हमला बोलते हुए बेरोजगार और उनके छात्र होने पर ही सवाल उठा दिए हैं। इतना ही नहीं बल्कि कंगना ने खुद के बारे में बताते हुए यहाँ तक कह दिया कि जिस उम्र में सौरभ दास हैं, उस उम्र में उन्होंने नेशनल अवार्ड जीतने जैसी बड़ी उपलब्धि भी हासिल कर ली थी। असल में कंगना रनौत ने 2 दिन पहले एक बयान दिया, जिसमें उन्होंने प्रदर्शनकारियों की तौर तरीकों को लेकर सवाल खड़े कर दिए। कंगना का बयान, जिसमें कंगना ने इनकी फितरत, मकसद और संस्कारों पर सीधे सवाल उठा दिए, जिसके बाद सियासी बवाल छिड़ गया, क्योंकि अब तक बीजेपी के तमाम दिग्गज नेताओं के साथ खुद प्रधानमंत्री युवाओं की वकालत करने के साथ साथ नीट पेपर लीक की गड़बड़ियों पर एक्शन लेने की बात कहते आ रहे थे। यहाँ तक कि सरकार इससे जुड़ा एक सख्त बिल भी लोकसभा में ले आई। पार्टी के नेताओं की ओर से जो भी बयान दिए जाते रहे, उनमें युवाओं को निशाना बनाने की बजाय आंदोलन के पीछे की ताकतों का जिक्र किया जाता रहा। लेकिन कंगना रनौत ने इससे परे जाकर सीधे सीधे प्रदर्शनकारियों पर ही सवाल दागने शुरू कर दिए, जिसमें कपड़े, एक्शन से लेकर संस्कारों तक की पर्ची उछाल दी। मैंने कुछ प्रोटेस्टर्स को जो कि गटर छाप, अनैतिक अश्लील बिहेवियर सड़क पर बच्चों के सामने, बुजुर्गों के सामने, महिलाओं के सामने डिस्प्ले कर रहे थे, उसको नॉर्मलाइज करने से मना किया है कि वी डू नॉट एक्सेप्ट दिस इन दिस सोसाइटी। हम लोग नहीं चाहते कि हमारे घर के बच्चों को कोई जो है अपनी अश्लील हरकतों से जो है टाइम से पहले सेक्सुअलाइज कर दे। हमारे घर के बुजुर्गों के सामने जो है हमें शर्मिंदगी महसूस कर, हम नहीं इस तरह का बिहेवियर एक्सेप्ट करते हैं, उसको नॉर्मलाइज नहीं होने देंगे। तो मीडिया जो है मेरे खिलाफ गैंगअप कर रही है
और ये नहीं बताएगी कि जैसे स्काई रूट जैसे स्टार्टअप की मैंने कितनी बड़ाई की, हमारे देश के जेनजी जो हमें इतनी ऊंचाइयों पे लेके जा रहे हैं, नीट के छात्रों को मैंने खुद स्वयं जो है कितनी बधाई दी, और ऐसे बच्चे जो कि अपने परिवार की जिम्मेदारियां उठा रहे हैं, हमारी टीम में भी ऐसे बच्चे हैं, हमारे घरों में रिश्तेदारी में भी जेनजी भाई बहन हैं जो कि हमारे बड़े काम संपन्न करते हैं। जिसके बाद कॉकरोच जनता पार्टी ने उन पर हमला बोलना भी शुरू कर दिया। कंगना रनौत जी को अब उनके पार्टी वाले ही ज़्यादा नहीं पूछते हैं, ज़्यादा सीरियसली नहीं लेते हैं उनको, तो हम लोग भी क्यों सीरियसली ले। मुझे नहीं लगता जेन जी में या जेन अल्फा में या कोई भी यंगर जनरेशन में उनको सीरियसली कोई लेता है या उनकी बात सुनता है। वो पॉलिटिशियन है, नेता बन गई है। उनके तो कुछ वीडियोस भी थे जहाँ पे वो हिमाचल में जब अपने सीट में उन्होंने विजिट किया था तो उन्होंने बोला था कि मैंने सोचा था कि थोड़ा बहुत ही काम करना पड़ेगा, यहाँ पे तो इतना ज़्यादा काम करना पड़ता है एमपी बन के। तो ये उनका सीरियसनेस दिखाता है। वो हमें अनसीरियस जनरेशन बोल रही है, लेकिन उनका सीरियसनेस उन्होंने ही खुद को एक्सपोज कर दिया था। विल डू इट वेरी सून। अगर गवर्नमेंट नहीं मानती है, गवर्नमेंट नहीं सुधरती है तो करना पड़ेगा। चलिए ये बताइए, कंगना रनौत ने भी जेनजीज को उनको कौन सीरियसली लेता है? कंगना रनौत के इस बयान को लेकर सोशल मीडिया पर महासंग्राम छिड़ा हुआ है। हो सकता है कि कंगना को इसकी खबर भी हो, क्योंकि संस्कारों और तौर तरीकों की दुहाई देकर कंगना रनौत की जिंदगी से जुड़े पन्ने भी अब खोले जा रही हैं, जिसे उन्होंने खुद सरेआम कबूल किया है। अब ऐसे में ये लड़ाई महज अधिकारों की नहीं रही, ये लड़ाई सियासी से ज्यादा व्यक्तिगत हो चुकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज इंडिया। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।